गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरे यूट्यूब चैनल ए स्कूल ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो पीछे हम लोग क्लास में पढ़ रहे हैं, उधर मैथमेटिक्स टूल्स का वीडियो रोज़ डाल रहा हूँ, वो देखना है। इधर से साथ साथ मैं इस चैप्टर भी स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग को चैप्टर्स भी पढ़ते जाना है। तो मैं पहला चैप्टर आज स्टार्ट करूँगा, यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। इकाई एवं मापन, ठीक है। स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले हम सीखते हैं मेजरमेंट मतलब मापन, यूनिट मतलब इकाई। अब हम कोई चीज़ की मेजरमेंट करते हैं तो उसमें क्या चाहिए कि एक न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए और एक यूनिट वैल्यू चाहिए। मान लेते हैं हम पूछें कि ये मार्कर है, इसकी लंबाई कितनी है, तो आप ये नहीं बोल सकते हैं कि इसकी लंबाई 5 किलोमीटर है, ठीक है। तो आपको बताना होगा कि इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ऐसे करके बताना होगा। तो कैसे हम किसी भी चीज़ को मापन कैसे करते हैं, तो इसमें सीखेंगे हम लोग, ठीक है। तो एक फिजिसिस्ट हुआ करता था, लॉर्ड केल्विन। इन्होंने कहा था कि भौतिकी जो है ना, वो मापन का विज्ञान है। भौतिकी जो है वो क्या है? मापन की विज्ञान है। भौतिकी मापन की विज्ञान है। फिजिक्स है मेजरमेंट ऑफ साइंस है, ठीक है। फिजिक्स इज मेजरमेंट ऑफ साइंस। भौतिकी जो है वो मापन की विज्ञान है। समझ में आ गया? तो इसमें हम सबसे पहले धीरे धीरे जैसे बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, ठीक है। आप ये बात कैसे पता चला कि ये मेरे बोर्ड है, मान लेते हैं बच्चा, हम पूछेंगे इसकी लंबाई क्या है, तो आप बोलोगे 5 फीट, 4 फीट, ऐसे कुछ बोलेंगे। हम पूछेंगे लेंथ ऑफ बोर्ड, लेंथ ऑफ बोर्ड क्या है, तो आप बोलेंगे 5 फीट। ये जो 5 फीट है ना बच्चा, ये न्यूमरिक वैल्यू है। न्यूमरिक वैल्यू, अंकीय मान इसको कहते हैं, अंकीय मान। और ये जो फीट है ना, ये हमारा यूनिट है, यही हमारा यूनिट है। तो हम पूरा इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और किसी चीज़ को कैसे मापते हैं, वो मापन के बारे में पढ़ना है, और इसको यूनिट के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग सीधा सीधे स्टार्ट करते हैं कि पहले हम किस चीज़ को माप सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम उसको समझते हैं, किस किस चीज़ को माप सकते हैं, ठीक है। भौतिक राशि किसको कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है बच्चा, बताओ तो। तो लिखेंगे द ऑल क्वांटिटी, ऐसे लिखो, द ऑल quantities that can be measured directly or indirectly, that is called क्वांटिटी। इसमें एक वर्ड डालो तो, द ऑल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली,
दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वे सभी राशि जिसे डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सकता है उसे हम भौतिकी राशि कहते हैं। ठीक है, तो इसको हिंदी में अभी आप लिख लीजिए बच्चा, हिंदी में बोल दूं आप लिख लेंगे। ठीक है, वह सभी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में मापा जा सकता है उसे भौतिकी राशि कहा जाता है। लिख लिए होंगे, वे सभी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे फिजिकल क्वांटिटी या भौतिकी राशि कहा जाता है। लिख देता हूँ क्या, वह सभी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष मापा जाता है उसे भौतिक राशि कहा जाता है। अब भौतिक राशि होते हैं दो प्रकार के। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स। भौतिक राशियां दो प्रकार के होते हैं। पहला है क्वांटिटी, जिसे हिंदी में मूल राशि कहते हैं, और दूसरा है डेराइव क्वांटिटी, जिसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं हिंदी में। तो फिर से एक बात समझ लेना है कि भौतिक राशि किसे कहते हैं, वह सभी राशियां जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। द ऑल क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब एक बात है ना, यहाँ पर बहुत अच्छा लिखा हुआ बच्चा है, डायरेक्टली और हम बोलेंगे इनडायरेक्टली। दो बात को आप समझना। अगर यदि हम पूछेंगे कि इस बोर्ड की लंबाई कितना है तो आप आ करके इसे मेजर करके स्केल से आप बता देंगे। हम पूछेंगे इस पे मार्कर की लंबाई कितनी है तो आप मेजर करके बता देंगे। लेकिन हम पूछेंगे कि किसी भी एटम, ये कोई मान लेते हैं कि कोई बॉडी है, इस बॉडी के अंदर में बहुत सारे एटम होंगे, ठीक है, और उस एटम के अंदर फंडामेंटल्स पार्टिकल होते हैं, ठीक है। 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं किसी भी एटम में, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं बच्चों, वो होते हैं फंडामेंटल्स पार्टिकल। हम पूछेंगे इसके रेडियस कितना होगा। आप एटम को नहीं देख पाते हैं, विजुअलाइज नहीं कर पाते हैं, तो एटम्स के पार्टिकल जो होते हैं उसके इलेक्ट्रॉन को तो आप और भी नहीं देख पाएंगे। जब हम इलेक्ट्रॉन को भी नहीं देख पाएंगे तो उसका रेडियस कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप नहीं कर सकते, इसे डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो उसको हम करते हैं इनडायरेक्टली, ठीक है। तो जी कुछ ऐसे चीज़ें हैं जिसको हम डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं, जैसे बोर्ड की लंबाई, बोर्ड की चौड़ाई, मार्कर की चौड़ाई, मार्कर की रेडियस हम मेजर कर सकते हैं। बट कोई इलेक्ट्रॉन है उसका रेडियस मेजर कैसे कर सकते हैं, बट होता है, इलेक्ट्रॉन के मास भी होते हैं, तो उसको कैसे मेजर कर लेते हैं, तो उसको इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है। तो ये सब चीज़ें जो बच्चों हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो धीरे धीरे सीखेंगे। तो वे सभी राशियाँ जिसे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मापा जा सकता है उसे भौतिक राशि कहते हैं। भौतिक राशि होते हैं दो प्रकार के। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशि, और दूसरा होता है डेराइव क्वांटिटी जिसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। चलो आइए पहला देखते हैं। हिंदी मैंने लिखा दिया है, लिख लेना बच्चा। द फिजिकल क्वांटिटीज, डैट की जगह विच लिखो, विच इज फ्री, दैट इज कॉल्ड the physical quantity which is free, that is called fundamental quantity। वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है, वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है उसे मूल राशि कहते हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं। वह राशि, वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होते हैं उसे मूल राशि कहा जाता है। समझे बच्चे? एग्जाम्पल में मास, हिंदी में से द्रव्यमान बोलते हैं। दूसरा लेंथ से लंबाई, और तीसरा है टाइम, समय। तो हमें पता चला क्या, देयर आर थ्री। देयर आर थ्री, ये तीन है। ये कितने हैं? तीन है। कौन कौन है? मास, लेंथ, टाइम। ये किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है, ये अपने आप में फ्री होते हैं। मास किसी भी, कोई भी क्वांटिटी है तो वो उसमें कुछ ना कुछ वेट होगा, द्रव्यमान होगा, मास होगा, उसका कुछ ना कुछ वेट लगता होगा नीचे, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ मास होगा। लेंथ, यदि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उसमें लेंथ होगा ही होगा। और टाइम, ये तीनों अपने आप में स्वतंत्र होती है। तो हमारे तीन ही फंडामेंटल क्वांटिटी भी हैं। द फिजिकल क्वांटिटी विच इज़ फ्री, इन यूनिवर्स भी बोल सकते हो आप, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटी। वह भौतिक राशि जो स्वतंत्र होती है उसे मूल राशि कहा जाता है। मूल राशि होते कितने हैं? अच्छा, तीन, मास, लेंथ, टाइम, ठीक है। दूसरा में था क्वांटिटी, क्या होता है, तो क्या लिखेंगे? द फिजिकल क्वांटिटी which is made to help of the fundamental quantity, that is called the physical quantity which is made to help of the fundamental quantity, that is called derived quantity। वह भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वह भौतिक राशि जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहा जाता है। हिंदी लिख लिए होंगे आप, हिंदी में बोल दूंगा, आप लोग लिख लिया करो।
वह राशि जो मूल राशि की सहायता से बनाई जाती है उसे व्युत्पन्न राशि कहते हैं। एग्जाम्पल में आते हैं, अभी तो हम पढ़ाए नहीं हैं बट एग्जाम्पल में देते हैं, पढ़ करके आए होंगे आप लोग। एरिया, क्षेत्रफल बोलते हैं इसको, क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूला है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया किससे बना है, दो लेंथ से बना है, एक प्रकार ये स्क्वायर है, अगर सबसे बड़ा साइड होता है उसकी लेंथ, छोटे साइड को ब्रेथ। आखिर अगर मैं सबको मिटा दूं तो ये लेंथ हुआ कि नहीं हुआ, तो एक तरह से लेंथ ही होता है। लेंथ का मतलब फिक्स नहीं है, लंबाई मतलब दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को लेंथ बोलते हैं, ठीक है। यदि वही डिस्टेंस बड़ा हो जाए तो उसे दूरी बोलते हैं, ठीक है। तो एरिया हो गया फिजिकल क्वांटिटी, डेराइव क्वांटिटी। कैसे, क्योंकि लेंथ पर ये डिपेंड करती है एरिया। अब आते हैं वॉल्यूम, आयतन। आयतन किस पर होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। अब आते हैं डेंसिटी। घनत्व क्या होता है, डेंसिटी का फॉर्मूला, तो इधर याद रखना बच्चा, मास बराबर होता है वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ से डेंसिटी निकाल लेंगे तो क्या जाएगा, मास अपॉन वॉल्यूम। तो क्या बोलोगे, मास अपॉन वॉल्यूम। मास को द्रव्यमान बोलते हैं और वॉल्यूम को आयतन बोलते हैं। तो द्रव्यमान बटे आयतन को हम घनत्व कहते हैं। यूनिट इसका बताएंगे क्या होगा, यूनिट सबका जानना जरूरी है। तो यूनिट जब पढ़ाएंगे तब इसका यूनिट लिखेंगे। तो आप क्या करेंगे, एरिया हो गया, दूसरा वेट हो गया, तीसरा डेंसिटी हो गया, चौथा। चलो अब हम पढ़ते हैं स्पीड, चाल। चाल बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय को चाल कहते हैं। शॉर्ट में से क्या लिखते हैं, डी अपॉन टी। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी बराबर होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट को हिंदी में कहते हैं विस्थापन, विस्थापन बटे समय। v बराबर होता है s बटे टी। डेंसिटी को रो से लिखते हैं बच्चा, रो बराबर m बटे v लिख लेना। तो 5 हुआ। ऐसे ऐसे आप बहुत लिख सकते हैं, जितने भी आप लिख सकते हैं लिखिए इसको। चलो उसी तरह छठा, एक्सेलरेशन, त्वरण क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग बटे समय। ऐसे बच्चा वेग बटे समय हम बोल देते हैं। अभी हम जिसमें एक्सेलरेशन पढ़ेंगे उसमें हम बताएंगे कि वेलोसिटी में परिवर्तन की जो दर होती है ना, उसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो ऐसे ए बराबर होता है dv अपॉन dt। बताएंगे आगे जा करके, आगे आगे सारे पढ़ाएंगे। वेलोसिटी पढ़ाएंगे, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, बहुत सारे पढ़ाएंगे। एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे,
यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पढ़ाएंगे, फिर मोशन कब एक्सेलरेट होती है, तो वो सारे बात पढ़ाएंगे बच्चों, अभी आप सीखते जाइए। उसके बाद आते हैं फोर्स, बल जिसको कहते हैं। तो यह बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। एक बार मैं हिंदी लिखूंगा, सबका नहीं लिखूंगा। जैसे मास का मैं द्रव्यमान लिखा चुका हूँ, एक्सेलरेशन का त्वरण लिखा दिया, फोर्स का बल होता है। तो F बराबर होता है ma, F बराबर होता है ma। आप एक बात चीज देख रहे हैं, मास पर डिपेंड करता है फोर्स। मास किसी पे डिपेंड नहीं किया था, एक्सेलरेशन v पे डिपेंड करता है, v डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, v जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस है, ठीक है। तो ये फोर्स मास पे डिपेंड किया, मास की हेल्प से फोर्स बना। तो फोर्स हो गया डेराइव क्वांटिटी, मास हो गया फंडामेंटल क्वांटिटी। चलो वर्क, वर्क पढ़े हो, वर्क। तो वर्क जो होता है वह होता है कार्य, और यह होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट। तो F बराबर होता है, सॉरी W बराबर होता है F इंटू एस। सात, 8 हो गया, 9। आप चार्ज पढ़ लीजिए, आवेश, करंट इंटू टाइम। आवेश जो होता है, करंट को किसको कहते हैं, धारा गुना समय। करंट, आवेश को Q से लिखते हैं, तो Q बराबर होता है IT। पोटेंशियल, विभव। किसी को पता है विभव का फॉर्मूला क्या होता है? चार्ज। V बराबर होता है W अपन Q। Q यहाँ पर ये बच्चा बड़ी Q भी होता है, छोटी Q भी होता है। चार्ज को कैपिटल एंड स्मॉल Q दोनों से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल को V से लिखते हैं, W को वर्क से, चार्ज को Q से। तो V बराबर W बटे Q। 10 हो गए। देखिए पता चला पोटेंशियल कैसे डेराइव क्वांटिटी होती है, क्योंकि वर्क, और वर्क अपने आप में क्या है, डेराइव क्वांटिटी है। क्यों? ये फंडामेंटल क्वांटिटी की सहायता से बना है। डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट एक प्रकार की डिस्टेंस है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अब मान लेते हैं यहाँ से चले, ए पॉइंट से चले बी पर आए, बी से चले सी पर आए, तो हमारी डिस्टेंस हुई ए बी प्लस बी सी, ठीक है। बट हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो सीधे ए सी पर आते हैं, यहाँ से चले यहाँ डिस्टेंस में इसका दिया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सीधे यहाँ। तो डिस्प्लेसमेंट में हमारा ए सी हुआ, तो ए सी हुआ तो इसके बीच में एक एंगल बना। इस एंगल को पता करेंगे तो ये हमें स्लोप देगी, ठीक है। ये क्या बताएगी, स्लोप। और ये हमें यहाँ जब एंगल डिनोट करेंगे, tan थीटा निकालेंगे, तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगा। तो इसमें डायरेक्शन हमको पता है कि द क्वांटिटी विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ, दैट इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटी। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या अंतर है बच्चे, कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी बट डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। आगे जा करके हम भर भर के इसके बीच में डिफरेंस बताएंगे, ठीक है।
फिलहाल के लिए यहाँ तक रुकना है। समझना बच्चों, एक्सेलरेशन का मतलब होता है त्वरण। एक्सेलरेशन को हिंदी में त्वरण कहते हैं। सीखो, साइंस पढ़ रहे हो, हिंदी से काम चलने वाला है नहीं, ठीक है, तो आपको इंग्लिश जानना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम होती है। वेलोसिटी वेग बटे समय। एक्सेलरेशन को ए से डिनोट करते हैं, वेलोसिटी को बी से, टाइम को टी से। तो ए इज इक्वल टू डी बी अपॉन डी टी होता है। फोर्स इज बल, ठीक है। फोर्स लाइक टू पुल एंड पुश, ठीक है, खींचना और धकेलना बल कहलाती है। तो मैं बताऊंगा आगे जा करके फोर्स की डेफिनेशन, फोर्स की टाइप, ठीक है, आगे जा करके। तो फोर्स इज इक्वल टू जनरल फॉर्मूला आता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कूलम्ब्स के सेकंड रूल से आता है। जब लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे तो लॉ ऑफ मोशन जो होते हैं न्यूटन साहब के द्वारा दिए गए हैं, वो 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो न्यूटन की जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वहाँ से फोर्स का फॉर्मूला क्रिएट आती है, ठीक है। वर्क जो कार्य होता है वो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू एफ एस। वैसे होता है एफ एस कॉस थीटा होता है वैसे, बट आगे जाके हम वेक्टर जब पढ़ाएंगे ना तो वहाँ पर समझाएंगे एफ एस, ठीक है। चार्ज, आवेश, धारा गुना समय, करंट इंटू टाइम। क्यू, चार्ज को क्यू से, स्मॉल क्यू से या कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। यह बराबर होता है करंट इंटू टाइम। करंट को आई से लिखते हैं, टाइम को टी से लिखते हैं। क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। पोटेंशियल पढ़े होंगे आप लोग, विभव बराबर था वर्क अपन चार्ज, डब्ल्यू बाई क्यू। विभव को बी से लिखते हैं, डब्ल्यू बाई क्यू हो गया, ठीक है। आगे आइए, आगे हम लोग पढ़ते हैं रेसिस्टेंस, प्रतिरोध। नंबर जो होगा बच्चा हम होने वालों, नंबर लिखना आप लोग। प्रतिरोध आर बराबर क्या पढ़े हैं, पढ़े हो ना, आर बराबर बी आई, ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ खाता है ना, बी बराबर आर आई, तो यहाँ से आर निकालने आई निकलेगा। बी क्या होता है, पोटेंशियल। पोटेंशियल बटे करंट। पोटेंशियल का हिंदी बता दिए, विभव। करंट का धारा, विभव बटे धारा, ठीक है। यहाँ से और से बताते चलो बच्चा, हो गया। इम्पल्स पढ़े हो आप, इम्पल्स, आवेग क्या होता है, आवेग। फोर्स इंटू टाइम। आवेग को ना आई से लिखते हैं, एफ इंटू टी। आप जरा समझना बच्चा, फोर्स को बल कहते हैं। आप आवेग जानते हो क्या होता है? आप बॉल को कैच करते समय हाथ को पीछे खींचते हैं ना, तो वही आवेग होता है। वो फुल डिस्कस करेंगे हम लोग जाकर के चैप्टर में, 4th चैप्टर में। अभी वहाँ बीच में जाएंगे तो पता चलेगा कि इसी में खत्म हो गया कहानी। प्रेशर, दाब, क्या होता है प्रेशर, दाब। फोर्स बटे एरिया, P बराबर होता है F बटे ए, ठीक है। टॉर्क, बल आघूर्ण, बल आघूर्ण। बल आघूर्ण क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फार्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। रेसिस्टेंट क्या होता है बच्चे, तो आप लोग पढ़े होंगे 10th में, ठीक है, पढ़े होंगे ना ओम्स लॉ में।
तो रेसिस्टेंट इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल बटे करेंट, आर बराबर बी बटे आई। इम्पल्स आवेग, फोर्स इंटू टाइम, प्रेशर फोर्स बटे एरिया, टॉर्क फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लंबवत दूरी कहते हैं। ये सब जो मैं लिखा रहा हूँ ये सब क्या है, डेराइव क्वांटिटी है। आप लोग जितना डेराइव क्वांटिटी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग जितना डेराइव क्वांटिटी, इसमें तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़े होंगे, रेसिस्टेंट पढ़े होंगे, रेसिस्टिविटी पढ़े होंगे, कंडक्टेंस पढ़े होंगे, कंडक्टिविटी पढ़े होंगे ना, नहीं पढ़े हैं, पढ़े ही होंगे। तो वो सारे आपको लिखना है। पावर, वर्क बटे टाइम क्या होता है, द रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ वर्क दैट इज कॉल्ड पावर। वर्क एक प्रकार का बच्चा एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी। आज आगे जा करके वर्क पावर एनर्जी की एक चैप्टर है, वहाँ जा करके एनर्जी पढ़ाऊँगा। तो वर्क की एक प्रकार की ना पोटेंशियल एनर्जी होती है, वर्क कहिए या पोटेंशियल एनर्जी कहिए या फिर एनर्जी कहिए, एक ही बात हुआ। एनर्जी के टाइप्स होते हैं, बहुत प्रकार के टाइप्स होते हैं। काइनेटिक एनर्जी होता है, पोटेंशियल एनर्जी होता है, मैकेनिकल एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी होता है, साउंड एनर्जी होता है, वेव एनर्जी होता है, न्यूक्लियर एनर्जी होता है, ठीक है। तो एनर्जी जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो मेनली वर्क ही होता है, वर्क डन, सॉरी। तो कंजम्पशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड पावर होता है। ऊर्जा में खपत की दर या कार्य में खपत की दर जो होती है उसको हम लोग शक्ति कहते हैं। ये शक्ति हो गया, ये शक्ति हो गया, ठीक है। पावर W बटे T, ये भी आपको याद रखनी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्व आघूर्ण, आप लोग 9th में पढ़े होंगे जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। किसने दिया था पता है आपको? गैलीलियो गैलीली ने दिया था, नहीं बच्चे? तो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या कहता है, आप लोग लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़े। लॉ ऑफ इनर्शिया कहता है कि कोई भी वस्तु अपनी जो पोजीशन है उसको वही रखना चाहता है जब तक कि उस पर एक्सटर्नल कार्य ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। मतलब यदि कोई वस्तु मोशन में है, गति में है, तो वो गति में ही रहना चाहता है। यदि कोई वस्तु रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है जब तक कि कोई उस पर एक्सटर्नल कार्य ना हो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। इसे लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ना है हमको। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I बराबर मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। तो I इज इक्वल टू होता है m इंटू डी स्क्वायर। डिस्टेंस को d से लिखते हैं ना, तो ये md स्क्वायर होता है। फ्रीक्वेंसी नाम सुने, आवृत्ति, आवृत्ति क्या होता है फ्रीक्वेंसी? 1 अपॉन टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हिंदी में क्या कहते हैं? आवर्तकाल, आवर्तकाल कहते हैं बच्चा। फ्रीक्वेंसी को ना न्यू से लिखते हैं, सॉरी न्यू से या फिर एफ से, या तो न्यू से लिखते हैं या फिर एफ से लिखते हैं। यह बराबर होता है 1 अपॉन टाइम पीरियड। और बहुत सारे हैं। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट
गुरुत्वाकर्षण नियतांक। जी बराबर क्या होता है, F इंटू आर का स्क्वायर लिखो बटे M1 M2। उसी प्रकार प्लांक्स कांस्टेंट भी होता है। प्लांक्स कांस्टेंट होता है, क्या होता है, ये नीटा बच्चा, ये न्यू ऐसे लिखाता है, ये बराबर है। प्लांक्स कांस्टेंट को ऐसे डिनोट करते हैं। तो ऑल ओवर आप समझ गए। तो आपको रोज इस पर प्रैक्टिस करनी है डेराइव क्वांटिटी की, क्योंकि आप इसको जितना जानेंगे उतना आपके मन में क्यूरियोसिटी होगी। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एरिया क्या होता है। आगे जाकर के हम एरिया एलिमेंट पढ़ाएंगे, वॉल्यूम एलिमेंट पढ़ाएंगे, वो सब क्या होता है, ठीक है। पोलर कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट पढ़ाएंगे, तो वो सब क्या होता है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होती है, प्लांक्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, पावर क्या होता है। तो ये चीज़ सब आपको टॉपिक्स जानना चाहिए। जानोगे तभी मन में क्यूरियोसिटी आएगा, जानने की इच्छा जाएगी, तभी आप पढ़ेंगे। तो आप पर डे 10 डेराइव क्वांटिटी लिखने की कोशिश कीजिए, तभी आपको पढ़ने में मज़ा भी आएगा। यूनिट पढ़ाएंगे, इससे जब तक आप नहीं जानेंगे, आखिर यूनिट हम निकालेंगे इसका, इसी का निकालेंगे। हमको एनर्जी प्लांक्स कांस्टेंट का यूनिट निकालने बोलेंगे, एनर्जी जूल होता है, फ्रीक्वेंसी सेकेंड का इन्वर्स होता है। तो आपको पता चलेगा एनर्जी का जूल कहाँ से आया, ठीक है, न्यू फ्रीक्वेंसी का सेकेंड इन्वर्स कहाँ से आया। तो ये सब चीज़ अगर हम पढ़ेंगे तो जूल सेकेंड हो जाएगा, न्यू का सॉरी जूल सेकेंड ऊपर जाएगा। तो प्लांक कांस्टेंट का ऐसा यूनिट होता है जूल इंटू सेकेंड। कैसे हुआ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यूनिट होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। कैसे बना। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन हुआ कैसे। फोर्स का ऐसा यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको न्यूटन कहते हैं। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको डाइन कहते हैं। तो कैसे कहाँ से बना। तो आपको ये सब चीज़ सीखने के लिए आपको डेराइव क्वांटिटी आनी चाहिए। अब जब तक डेराइव क्वांटिटी नहीं सीखेंगे तो ये सब नहीं सिखवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चा कि आप लोग पर डे 10 करके मिनिमम डेराइव क्वांटिटी लिखा करेंगे अपने पेपर पे, ठीक है, सच्चे मन से। तो ठीक है, नेक्स्ट डे फिर क्लास होगी और आप पढ़ाई कीजिए मन से, और आप साथ साथ नोट्स बनाते हुए जाइए। आज यूनिट एंड मेजरमेंट का पहला क्लास है। रोज़ इस पर क्लास डलेगी, रोज़ वीडियो आपके आ जाएंगे। तो आप लोग इसे रोज़ पढ़ेंगे और नोट्स बनाएंगे। और बच्चों अगर भी मेरे चैनल पे आपको पढ़ाई अच्छी लगती है मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें नए हो तो। और इस पर क्लास आपकी मतलब हम क्या बोलेंगे, फुल्ली सिलेबस की पढ़ाई होगी, मतलब फुल सिलेबस कंप्लीट किया जाएगा। आपको ये जानने की ज़रूरत नहीं होगी, इस चैनल पे आपको पूरी क्लास मिलेगी, ठीक है। तो ठीक है, बाय।